गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या होता है, उसको लगाने से क्या फ़ायदा है, विराम का मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये तमाम बातें हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने ग्रामर सारे बच्चों को जो भी बताया, अब ये विराम चिन्ह के बाद आपके इतना हो जाएगा कि फर्स्ट यूटी में आपको ग्रामर उन्हीं को बार बार रिवाइज करके आप फर्स्ट यूटी का पेपर दे सकते हैं। हमने पढ़ाया था वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद के बाद अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, उपसर्ग, प्रत्यय, यहाँ तक की पढ़ाई आप सबकी हो गई है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब क्या है, विराम चिन्ह लगाने से क्या फ़ायदा है, इस सब की जानकारी आज ध्यान से देखिए और समझिए। बच्चों, जब भी पढ़ाया जाता है और वीडियो बनाकर भेजी जा रही है, ये आपके लिए भेजी जाती है। इसे आप देखिए। बहुत कम व्यू आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, तो वीडियो देखिए। बार बार देखेंगे तो समझ में आएगी सारी बातें। ये अब तो कितना अच्छा आप सबके लिए ये सुविधा की जा रही है कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो ठीक है, आज हम चलते हैं वीडियो के इस लेक्चर में विराम चिन्ह के स्पष्टीकरण। ध्यान दीजिए, विराम चिन्ह, जैसा कि विराम चिन्ह के क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए। ध्यान दीजिए, हमारे मन के उद्गार, भाव किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम बोलते हैं, ये तमाम बातें हमें विराम चिन्हों के आधार पर अगर हम बोले तो कभी कोई त्रुटि या गलती नहीं हो सकती। अब देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भाव मतलब हमारे अंदर क्या भाव उमड़ रहे हैं, हम किस तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन भावों विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच, ध्यान दीजिए, वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, दूसरे शब्दों में विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। लगातार चलते जाओ तो कुछ समय ऐसा आता है कि व्यक्ति थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकता है, ठहरता है। उसी तरह से लगातार बोलते जाओ, ये संभव नहीं है। अपनी वाणी को, अपने आप को आराम देने के लिए हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। लिखित भाषा में कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सरल शब्दों में अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह की परिभाषाएं देखिए बच्चों। एक ये भी है, फिर ये भी है, ये भी है, ये सारी विराम चिन्ह की परिभाषा है। अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, इसी को विराम कहते हैं। रुकने को विराम कहते हैं। इन्हीं विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम को हम जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किए जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम जो बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका गलत अर्थ चला जाएगा। जैसे रोको मत जाने दो, ध्यान दीजिए, ये पूर्ण विराम है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों का अंतर समझिए। इसका मतलब है रोको मत जाने दो,
और इसका है रोको मत जाने। दोनों का अंतर कितना हो रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोको जाने मत, और यहाँ पर है कि रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उपयुक्त उदाहरण में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है, जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द है। विराम चिन्ह का कितना बड़ा आसान सरल तरीका है। देखिए, बात एक ही है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उपयुक्त उदाहरण में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है, जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द है, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को न रोक कर जाने के लिए कहा गया। इस प्रकार विराम चिन्ह लगाने से दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ने में तथा अर्थ स्पष्ट करने में जितनी सुविधा होती है उतनी पहले वाक्य में नहीं होती। अतः विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक पूरा ज्ञान नहीं होता तब तक हम विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए विराम चिन्ह को आप समझिए, किस जगह पे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, उससे विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। ध्यान दीजिए, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं न कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम करते करते थक जाते हैं तब मन आराम करना चाहता है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है, फिर आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता है। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूर्ण विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इन चिन्हों का उपयोग न किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे, और तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पाठक यानी पढ़ने वाला नहीं समझ पाएगा और विराम चिन्हों से अर्थ को स्पष्ट क्लियर किया जा सकता है। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पाठक जो पढ़ रहा है उसको, जो हम लिख रहे हैं लेखक, विराम चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात स्पष्ट रूप से पाठक तक पहुंचा पाते हैं। सारांश यह है कि वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता है और उपयोगिता मानी गई है। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, निम्नलिखित विराम चिन्हों का अब प्रयोग मैं करने जा रही हूँ। सारे बच्चे इसे देखें और समझें कि विराम चिन्ह असल में क्या होता है। अब तक हमने विराम चिन्ह को कई ढंगों में प्रस्तुत किया, कई तरह से समझाया। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, विराम होता क्या है, विराम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब ध्यान दीजिए कि विराम, हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। अल्प विराम यानी कॉमा, अर्ध विराम, ध्यान दीजिए, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह। ये इतने प्रचलित विराम चिन्ह होते हैं। अल्प विराम, पहला अल्प विराम। अल्प विराम वाक्य में जहां थोड़ा रुकना, वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग अलग करना हो, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
वर्ड्स को अलग अलग करना है। जैसे शब्दार्थ हम लिखते हैं, कई शब्द एक साथ आते हैं, पर्यायवाची है, तो वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम अथवा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं, उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में गेहूं अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, इसे कॉमा भी बोलते हैं। चना, बाजरा, ये देखिए गेहूं अल्प विराम, चना अल्प विराम माने कॉमा, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ध्यान दीजिए यहाँ अल्प विराम, तुम मुझे खून दो, यहाँ अल्प विराम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। संवाद के दौरान हाँ अथवा नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रमेश, केशव, क्या तुम कल जा रहे हो? केशव के बाद अल्प विराम, क्योंकि जब केशव के बाद अल्प विराम नहीं लगा होगा तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। केशव यानी उससे पूछ रहा कि क्या तुम कल जा रहे हो, फिर केशव बोलता है नहीं, रुकता है थोड़ी देर के लिए, मैं परसों जा रहा हूँ। हिंदी में इस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसके प्रयोग की अनेक स्थितियां हैं। इसके वाक्य कुछ मुख्य नियम इस प्रकार है। वाक्य में जब दो से अधिक समान पदों और वाक्यों में संयोजक अव्यय और आए जहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे पदों में राम लक्ष्मण, ध्यान दीजिए, राम लक्ष्मण के बीच में डैश लगाते हैं जिसे योजक चिन्ह कहते हैं, वहां पे कॉमा करके अलग किया। राम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पड़ा। वाक्यों में वह जो रोज आता है, यहाँ भी अल्प विराम कॉमा, काम करता है और चला जाता है। जहां शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए, कॉमा लगा, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह दूर से, अल्प विराम, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह क्या कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग होता है। आगे देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे भाइयों, संबोधित किया गया, अल्प विराम, समय आ गया है, अल्प विराम, सावधान हो जाए। तो इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अल्प विराम के बाद दूसरा क्या था? अल्प विराम के बाद अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब पूर्ण विराम और अर्ध विराम और अल्प विराम। इसका पहले मतलब समझिए। पूर्ण विराम का मतलब होता है कि मेरी बात कंप्लीट हो गई, पूरी एक लाइन कंप्लीट होकर के हम पूर्ण विराम एक खड़ी पाई की तरह लगा देते हैं। अर्ध विराम और अल्प विराम में सिर्फ कॉमा लगाते हैं, जहाँ की अल्प विराम में थोड़ी देर पर रुकना हो। अर्ध विराम यानी पूर्ण विराम से थोड़ा आधा। अर्ध विराम में एक बिंदी और अल्प विराम की तरह कॉमा लगाते हैं। ठीक है, एक बिंदी है और ये अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते। अल्प विराम से कुछ अधिक, पूर्ण विराम से कम, वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए ये ब्रैकेट में लगा हुआ है। यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हुए भी दोनों का कुछ न कुछ संबंध रहता है। कुछ उदाहरण देखिए। आमतौर पर अर्ध विराम 2 उपवाक्यों को जोड़ता है, ध्यान दीजिए, जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, यहाँ अर्ध विराम, एक बिंदी और कॉमा, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। ये 2 वाक्य है, दोनों वाक्यों में यहाँ पूर्ण विराम और यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना था, इसलिए अर्ध विराम।
दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे MA, B.Ed, MA, MA, B.Ed, MA, PhD, MSc, DSc, ये उपाधियां हैं। वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। यहाँ अर्ध विराम, पूर्ण विराम से आधा। यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। अर्ध विराम, यह बहुत सस्ती है। पूर्ण विराम, हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, बोले तक नहीं, काम बंद है, कारोबार ठप है, बेकारी फैली है, चारों ओर हाहाकार है। इन 3 जगहों पर यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। यहाँ 2 जगहों पर अर्ध विराम। अब हम आते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना, ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। पूर्ण विराम के बाद पहले हमने पढ़ाया था अल्प विराम, थोड़ा कम रुकना। अर्ध विराम पूर्ण विराम से आधा रुकना। और पूर्ण विराम जहां हम अपने वाक्य को कंप्लीट कर लेते हैं, वहां पे पूर्ण विराम होता है। जैसे यह हाथी है, वह लड़का है, मैं आदमी हूं, तुम जा रहे हो। इन वाक्यों में सभी एक दूसरे से स्वतंत्र है, सबके विचार अपने में पूर्ण है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाना चाहिए। संक्षेप में प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जहां हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं, वहां पूर्ण विराम। इसको साधारण अर्थों में देखिए कि सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य, जब वाक्य हम कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, पूर्ण विराम। सीता हंसती है, पूर्ण विराम। जब हम अपने वाक्य कंप्लीट कर लेते हैं तो वाक्य कंप्लीट के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे गोरा रंग। अब यहाँ पे पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का एक अंश है, लेकिन अर्थ कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम। आगे देखिए, गालों पर कश्मीरी सेब की झलक, नाक की सीध में ऊपर की ओर पर मक्खी की तरह कुछ काले बाल, सिर के बाल न अधिक बड़े न अधिक छोटे। इस चिन्ह का ध्यान दीजिए। कानों के पास बालों में कुछ सफेदी, पानीदार बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, बाहर बंद गले का लंबा कोट। यहाँ व्यक्ति की मुख मुद्रा का बड़ा ही सजीव चित्र कुछ चुने हुए शब्दों तथा वाक्यांशों में खींचा गया है। प्रत्येक वाक्यांश अपने में पूर्ण और स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में पूर्ण विराम का प्रयोग उचित है। ध्यान दीजिए, जब हम अपने शब्दों को बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं, वहां पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। जरूरी नहीं कि एक वाक्य है, जब मेरी बात क्लियर हो रही हो, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये सारे वाक्य स्वतंत्र है, तो जब वाक्य स्वतंत्र होते हैं तो पूर्ण विराम। कानों के पास बालों में कुछ सफेदी, ये वाक्य कंप्लीट है। पानीदार बड़ी बड़ी आंखें, वाक्य कंप्लीट और स्वतंत्र है। चौड़ा माथा, ये बताया जा रहा। तो जहाँ पे स्वतंत्र वाक्य हो वहाँ पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया। ये सारे स्वतंत्र वाक्य हैं। तो जब वाक्य स्वतंत्र होते हैं वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के और अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। जब हम दोहा कहते हैं तो दोहा या श्लोक या चौपाई की पहली पंक्ति में 1 पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति में 2 पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का दुष्प्रयोग, पूर्ण विराम के प्रयोग में सावधानी न रखने के कारण निम्नलिखित उदाहरणों में अल्प विराम लगाया जाता है। आप मुझे नहीं जानते, महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ। यहाँ जानते के बाद अल्प विराम के स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वाक्य पूरा हो गया है, दूसरा वाक्य पहले से बिल्कुल स्वतंत्र है। जब आप
पहला वाक्य आपका स्वतंत्र है, लेकिन कुछ बच्चों को ये रहता है कि लास्ट में ही पूर्ण विराम लगाएंगे। वो तरीका गलत है। जब वाक्य दूसरे वाक्य से उसका कोई संबंध नहीं है, वो पहला वाक्य कंप्लीट हो रहा, तो वाक्य के बीच में जरूरी नहीं है, वाक्य के अंतिम में जरूरी नहीं है, वाक्य के पहले भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ आप मुझे नहीं जानते, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कॉमा की बजाय पूर्ण विराम लगाना था। यहाँ जानते के बाद अल्प विराम के स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ वाक्य पूरा हो गया है। दूसरा वाक्य पहले से बिल्कुल स्वतंत्र है, इंक्लूड नहीं है बल्कि स्वतंत्र है, इसलिए कॉमा नहीं पूर्ण विराम लगाएंगे। आज आपका यहीं तक। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम उपविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह और बाकी विराम चिन्ह बताएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। सारे बच्चे एक साथ बनाने के बाद समझ नहीं पाएंगे, पहले इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक्स।